नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं का जो लहासा की ओर चैप्टर है, किसके द्वारा लिखा गया है? राहुल संकृति आयन के। ये चैप्टर का सारांश सीखेंगे। ठीक है बेटा जी, तो शुरू करते हैं कि जो लहासा, पहले इसका नाम ही समझ लेते हैं। लहासा की ओर, लहासा यात्रा है, ठीक है। और जो नेपाल से तिब्बत जाने का रास्ता है, उस यात्रा का इसमें वर्णन किया गया था। ठीक है, तो ये रास्ता जो था वो फरी कलिंपोंग का रास्ता था, जहां से भारतीयों का सारा सामान जाया करता था। यानी उस रास्ते से भारतीयों का सामान भी जाता था तिब्बत, और सैनिकों का रास्ता भी था। उस रास्ते में बहुत सारी फौजी चौकियां भी बनी हुई हैं, किले भी बने हुए हैं, किले जिनमें चीनी पलटन रहा करती थी। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, कौन से रास्ते का वर्णन है? नेपाल से तिब्बत जाने के रास्ते का। जो सैनिकों का रास्ता भी रहा है, फौजी चौकियां भी जहां पर बनी हुई हैं, किले भी बने हुए हैं, और वो किले कौन से हैं? जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। अब लेखक भी उस रास्ते से गुजरे हैं, तो उन्होंने देखा वहां पर, आगे जब जाते हैं, कि वहां जाति भेदभाव नहीं है। अब इन्होंने तिब्बत की चर्चा शुरू की है यहाँ पर कि जाति भेदभाव नहीं है, और जो महिलाएं हैं वह पर्दा नहीं करती, यानी वहां पर पर्दा प्रथा भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप कोई चाय पीने की इच्छा है, आप वहां पर किसी भी घर में जाकर चाय पी सकते हैं। अगर आपको ये वहम है कि कोई आपके द्वारा दिया हुआ दूध या नमक या चीनी या मक्खन चाय में नहीं डालेगा, तो आप अंदर जाकर, लेखक कहते हैं कि अंदर जाकर आप उनके चौके में अपनी चाय बना सकते हैं, मक्खन डालकर वो चाय आप ले सकते हैं और पी सकते हैं। यानी वहां इतनी आजादी है। और कुछ, वो तो सभी जगह की बात है, कुछ लोगों का क्या है कि चोरों के डर से घर में अंदर आने से मना करते हैं। तो वो वेश के ऊपर है कि वो लोगों के वेश को देख करके उनको अनुमति देते हैं। तो थोंगला से पहले की चर्चा करते हैं वो, जब उनका आखिरी गांव था, कि आखिरी गांव में जब वो रुकने वाले थे, वहां पर सुमति की जान पहचान के बहुत लोग थे। तो सुमति एक उनका मित्र है जो उनके साथ है उस यात्रा में, और वहां सबको जानता है। तो सुमति की जान पहचान के बहुत सारे मित्र होने के कारण लेखक को उचित स्थान मिला, कि ठहरने के लिए अच्छा स्थान मिला। जबकि पहले जब वो आए थे तब उन्हें अच्छा स्थान नहीं मिला था, क्योंकि जान पहचान वाला कोई उनके साथ नहीं था। लेकिन इस बार सुमति के कारण उन्हें रहने के लिए भी उचित स्थान मिला है, जबकि वो अच्छे वेश में भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर यह लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी इंसान कैसे हैं ये देखकर ही वह सामने वाले को देखकर, और खुद उस अपनी इंसान की भी मनोवृत्ति कैसी है उसके ऊपर लोगों को ठहराने का उनका प्रचलन है। तो मनोवृत्ति पर लोगों की निर्भर करता है, क्योंकि वहां लोगों की आदत है कि वो शाम को नशे में हो जाते हैं और मदहोश, मद अवस्था जो भी है उसमें वो घूमते रहते हैं। आगे फिर जब वो चल देते हैं आगे, तो डांडी का चर्चा की है, जो 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर है। यानी प्लेन से, समतल से 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर है डांडे स्थान। ठीक है, तो यह कैसा है? यह सबसे खतरनाक जगह है। सबसे खतरनाक जगह क्यों है? क्योंकि निर्जन है, वहां लोग आते जाते नहीं है ज्यादा। अगर कोई चला भी जाता है तो डाकुओं का डर उधर बना रहता है। तो सुनसान जगह होने से, बहुत ऊंचाई पर होने से, और चारों तरफ जंगल और बाग और झाड़ियां होने से वह स्थान बड़ा खतरनाक है। अब डांडे का जो स्थान है, वहां डांडे देवता का भी स्थान है। उस स्थान को जानवरों के सींगों और रंग बिरंगी कपड़े की झंडियों से सजाया गया है। यह प्रश्न भी आ जाता है एग्जाम में कि डांडे के स्थान को कैसे सजाया गया है या क्यों महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब आगे सबसे खतरनाक है वो डाकुओं का स्थान है, क्योंकि ऐसे स्थान पर चोर लुटेरे ही मिलते हैं, डाकू ही मिलते हैं। तो डाकुओं का स्थान है, और डाकू इतने ज्यादा प्रबल अवस्था में उधर है, चूंकि वहां पर हथियार का कानून नहीं है, तो इसीलिए लोग वहां डर की वजह से घूमते भी नहीं है। और हथियार का कानून ना होने की वजह से जो चोर हैं, जो लुटेरे हैं, वह खुलेआम हाथ में डंडे और बंदूक लेकर घूमते रहते हैं। यानी उनको किसी सजा का डर नहीं है, तो इसलिए वो ऐसे ही बंदूक लेकर घूमते रहते हैं। अब लेखक को भी इस तरह की एक बार घटना का सामना करना पड़ा। जब वो वहां से जाते हैं तो डाकू मिल जाते हैं,
तो वो चूंकि भिखमंगों के वेश में तो थे ही, साथ में उन्होंने क्या किया, टोपी उतार के सर से और जीभ निकाल कर कुछ ही एक पैसा दे दो, इस तरह से भीख मांगने की वो एक्टिंग करने लग जाते हैं। भिखमंगों के ही वेश में थे तो उनसे बचते हैं। अब वो क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि डाकू पहले मार देते हैं, उसके बाद जेब टटोलते हैं कि इसके पास क्या है क्या नहीं। तो लोग मरने की डर की वजह से वहां से जाना पसंद नहीं करते, जाते हैं तो वही भिखमंगों के वेश में होते हैं। अच्छे वेश से गुजरेंगे तो चोर लुटेरों का डर बना रहेगा। अभी दूसरा पड़ाव जो था उनका, वह लगभग 16-17 मील ऊंचाई पर ही था। तो उन्होंने, लेखक ने सुमति को 2 घोड़े करने के आदेश दिए, क्योंकि इतनी ऊंचाई की चढ़ाई पर चलते चलते वो थक गए थे। तो सुमति को 2 घोड़े किराए पर करने के लिए बोल दिया कि घोड़ों से चलेंगे, ठीक है, चढ़ाई ऊपर करेंगे। सुमति ने 2 घोड़े कर लिए। अब सुमति को तो चूंकि रास्ता मालूम था, वह आगे निकल गया, लेकिन लेखक थोड़ा पीछे रह गए। अब आगे जाकर 2 रास्ते मुड़ते थे, एक दाएं और बाएं। तो लेखक को दाएं मुड़ना था, लेकिन दाएं की जगह वो बाएं मुड़ गए। जो रास्ता क्या था उनका, गलत हो गया। जब 2-3 मील आगे चले गए तब जाकर पता चला, किसी से पूछा तो लंकोर का मार्ग वह नहीं था, वो गलत रास्ते पर थे। फिर वहां से वापस आए, घोड़ा धीरे भी चल रहा था। उधर सुमति क्रोधित हो रहा था, क्योंकि सुमति ने लेखक के लिए चाय बना ली थी और 2-3 बार वह कंडे जलाकर उसको गर्म भी कर चुका था, ठीक है। तो वो क्रोधित हो गया था। अब लेखक का घोड़ा धीरे चल रहा था तो लेखक देर से पहुंचा। अब देर से पहुंचा, वैसे सुमति क्रोध में तो था ही, कहते मंगोलों का मुंह लाल होता है, तो क्रोध से और ज्यादा लाल हो गया सुमति का मुंह। लेकिन जितनी जल्दी सुमति को क्रोध आता था उतनी जल्दी शांत भी हो जाता था। जब लेखक ने अपने बारे में बताया कि घोड़ा धीरे चल रहा था थकान की वजह से, वो रास्ता मैंने गलत पकड़ लिया, तो उसको वो बात समझ आ गई और उसका क्रोध शांत हो गया, ठीक है बेटा। तो वहां यहाँ पर ये हुआ। अब लेख आगे, जब तिंगरी समाधि गिरी का स्थान है, ये भी यहाँ पर क्या होता है, ये भी बहुत ऊंचाई पर है, तो इसको स्थान को कहते हैं तिंगरी समाधि गिरी, जो कैसा मालूम पड़ता है, एक टापू जैसा, यानी चारों तरफ से घिरा हुआ पहाड़ियों की घाटी जैसा लगता है, टापू जैसा एक मालूम होता है। वहां की यात्रा की लेखक को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्यों, क्योंकि पैदल चल रहे थे और अपना सामान जो है वो पीठ पर लादा हुआ था, धूप तेज थी, सूरज पूरा माथे पर लगा हुआ था, जिससे मानो वो पूरा सुन्न पड़ गए थे, यानी ठंडे पड़ गए थे। अक्सर ऐसा होता है, जब ज्यादा गर्मी में हम निकलते हैं, मस्तक पर सूरज की तेज धूप लगी हो तो शरीर हमारा शून्य जैसा हो जाता है, यानी ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो यही स्थिति लेखक की हुई थी, तो बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा। अब सुमति जो है वो यजमानों के पास जाते हैं और उनको ताबीज, गंडे बोलते हैं जिनको, ताबीज बांटा करते थे। लेखक से उन्होंने अनुमति मांगी तो लेखक ने उनको जाने से मना कर दिया, क्योंकि यजमान के पास जाकर के सुमति ये भूल जाते हैं मुझे वापस भी जाना है, यानी बहुत ज्यादा बातूनी है, हंसमुख है, बड़े अच्छे स्वभाव के हैं, इसलिए वो कहीं पर भी समय ज्यादा लगा देते हैं। तो लेखक ने जाने से मना कर दिया और बोल दिया अगले गांव में जाकर चले जाना और यहाँ वाले पैसे मैं आपको दे दूंगा, जितने का आप उधर बेच कर आते हो, ठीक है। ये समझ गए यहाँ तक। अब गंडे से मतलब वही ताबीज से है कि वो बोध गया जाते हैं, वहां से कपड़ा लेकर आते हैं और उनके ताबीज बनाते हैं और लोगों को बांटते हैं। जब ये ताबीज खत्म हो जाते हैं तो वो पैसा कमाने में इतना चालाक है, तेज है कि वहीं से आसपास से ही कपड़ा खरीद लेता है, उनकी पतली पतली चीरियां यानी पट्टियां बनाता है, उन्हीं के ताबीज बनाता है और लोगों को बांट देता है, ठीक है बेटा। तो ये गंडे हैं। फिर जब वो आगे जाते हैं तो उनको वहां पर भिक्षु नम से मिलते हैं, जो कौन है, वहां की जो जमीन है, जो खेती बाड़ी करते हैं, वहां के मुखिया माने जागीरदार हैं, और जो राजा है उससे कम हैसियत वाले वो नहीं होते, लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं। तो भिक्षु नम से बड़े आदर सत्कार में भी अच्छे हैं। उन्होंने क्या किया, लेखक का और सुमति का बहुत ही सम्मान किया, आदर किया और उनको वहां पर एक मंदिर में उन्होंने रोका। अब जो मंदिर है वहां जाकर के सुमति ने फिर जाने की इच्छा की, तो लेखक ने मंदिर में उनको बड़ा सुकून मिला, शांति मिली बैठकर, तो लेखक ने सुमति को यजमानों के पास जाने की अनुमति दे दी। उन्होंने सोचा 2-4 दिन ये वहां जाकर आने में लगाएगा। तो महामंदिर में कंजूर की हस्तलिखित पोथियां रखी हुई थी। कंजूर से मतलब है बुद्ध वचन, ठीक है।
तो कंजूर की हस्तलिखित पोथियां थी जिनकी संख्या थी 103। ठीक है बेटा, कि कितनी थी संख्या? 103। 103 पोथियां रखी हुई थी। पोथिया का मतलब है पुस्तक से। ठीक है, तो जिसका एक एक का वजन 15-15 सेर से कम नहीं था, यानी बहुत मोटी और बहुत भारी पुस्तकें थी वह। तो सुमति को आज्ञा मिल ही चुकी थी कि वह अपने यजमानों से मिलने चला जाए। तो लेखक उन पुस्तकों को पढ़ने में था। लेखक ऐसा कहते हैं कि मैं पुस्तकों के भीतर था, यानी उनको वो इतने मग्न हो गए, इतने तल्लीन हो गए उन पुस्तकों को पढ़ने में कि उन्हें ये ही पता नहीं चला समय कितना गुजर गया। सुमति वापस भी आ गया, उन्हें लगा कि जैसे अभी गया था और अभी आया है। यह सब होने के बाद दोनों भिक्षु नमसे से विदाई लेकर वहां से अपना सामान उठाकर वो चल देते हैं, यानी यात्रा। अभी लहासा की ओर मैंने बताया था यात्रा। ठीक है, तो क्या है पाठ में? पूरा यात्रा का वर्णन है। कौन सी यात्रा का है? जो नेपाल से तिब्बत जाने वाले रास्ते की चर्चा की है। ठीक है, लंकोर की चर्चा की है, तो वहां की सामाजिक और भौगोलिक व्यवस्था की चर्चा की है, यानी पूरा वर्णन कि वहां लोग कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, आसपास का वातावरण कैसा है, ये सारी चर्चा लेखक ने इस लहासा की ओर पाठ में की है। ठीक है बेटा, इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।